अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी बात चल रही थी मुख्तलिफ़ किस्म की एंथैल्पीज़ के हवाले से। तो उसमें एक दो छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करने वाली रह गई थी, तो आज हम उस पर अपनी तफसीली बात जो है वो करेंगे। सबसे पहले एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का जो लफ्ज़ है वो उर्दू में जिसको आप अम्ले तादील कहते हैं, यानी इसमें दो चीज़ें जो हैं ऑपोजिट टाइप की, वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके तो समझें कि एक दूसरे के असर को ज़ायल कर देती हैं, ख़त्म कर देती हैं। तो उस चीज़ को हम साइंस की ज़ुबान में न्यूट्रलाइजेशन का अमल जो है वो कहते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से मुराद क्या है? आमतौर पे केमिस्ट्री के अंदर न्यूट्रलाइजेशन का जो लफ्ज़ है वो एसिड और बेस के दरमियान होने वाले रिएक्शन के लिए जो है वो बोला जाता है, यानी एसिड बेस रिएक्शन को हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है वो कहते हैं। तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से मुराद ये है कि जब एक मोल H पॉजिटिव आयंस जो कि आपको किसी एसिड से हासिल होते हैं और इसी तरह एक मोल हाइड्रोक्सल आयंस जो आपको किसी बेस से हासिल होते हैं, जब ये दोनों किस्म के आयंस जो हैं वो आपस में मिलें और आपको एक मोल वाटर जो है वो बनाकर दें, तो इस अमल में जितनी एंथैल्पी चेंज रोनमा होगी, या दूसरे लफ्ज़ों में इस अमल में जितनी अमाउंट ऑफ हीट खारिज होगी, इवॉल्व होगी। बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है उसमें ज़्यादातर एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही होता है जब एसिड और बेस का आपस में रिएक्शन होता है। तो इसलिए आप इसको अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड कह लें, या जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आप एंथैल्पी चेंज विच अकर्स ये भी यानी कि कह सकते हैं। तो एंथैल्पी चेंज विच अकर्स कह लें या अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड कह लें। तो ये जो हीट खारिज होनी है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये जो एंथैल्पी चेंज रोनमा होनी है, जब एक मोल H पॉजिटिव आयंस जो कि एसिड से आएंगे और एक मोल हाइड्रोक्सल आयन जो बेस से आएंगे, ये दोनों किस्म के आयन आपस में मिलेंगे और एक मोल वाटर बनाएंगे, तो उस दौरान जितनी एंथैल्पी चेंज रोनमा होनी है या जितनी अमाउंट ऑफ हीट खारिज होनी है, उसे हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अब इस चीज़ की मिसाल जो दी गई है आपकी बुक में भी, वो मिसाल जो है वो यही है कि मिसाल के तौर पर आपने एक बर्तन के अंदर HCl का आबी महलूल या एक्वा सोल्यूशन तैयार किया। जब आप HCl को पानी में डालेंगे, H पॉजिटिव आयंस यानी प्रोटॉन अलहदा हो जाएंगे और क्लोराइड आयन अलहदा हो जाएंगे। आप समझेंगे उस सोल्यूशन के अंदर, उस आबी महलूल के अंदर ये जो HCl के मालिक्यूल्स हैं अब ये नहीं होंगे, बल्कि वो H पॉजिटिव और क्लोराइड आयन में तब्दील हो चुका होगा, यानी कि ये आयंस ही अब सोल्यूशन के अंदर होंगे जब आप एसिड को पानी में डाल देते हैं। इसी तरह आपने एक अलग बर्तन के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसको पानी में डाल के तो उसका आबी महलूल या एक्वा सोल्यूशन बनाना है। तो ये भी बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसने भी आयोनाइज हो जाना है और सोडियम हाइड्रोक्साइड अब NaOH की शक्ल में नहीं होगा, बल्कि उसके सोडियम आयन अलहदा हो जाएंगे और हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है वो अलहदा हो जाएंगे, और अब सोल्यूशन के अंदर यही दो किस्म के आयंस जो हैं वो मौजूद होंगे। फिर आपने एक तीसरे बर्तन के अंदर जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स कर दिया, तो जब आप इनको मिक्स करेंगे तो ये आप देखें कि इधर से ये दो किस्म के आयंस आ गए और इधर वाले बर्तन से ये दो किस्म के आयंस आ गए। तो इन्होंने अब आपस में इस तरह मिलना है कि ये जो H पॉजिटिव और OH आयंस हैं ये मिल के तो वाटर यानी कि H2O में तब्दील हो जाएंगे, जबकि जो सोडियम और क्लोराइड आयन है वो अपनी इसी आयोनाइज्ड हालत में या दूसरे लफ्ज़ों में आयंस की हालत में जो है वो सोल्यूशन के अंदर मौजूद हो सकते हैं। एक बड़ी मशहूर बात आपने पढ़ी हुई है कि एसिड और बेस जब आपस में मिलते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। तो अब आपने समझना ये है यहाँ पे कि वाटर तो ज़रूर बनना है, यानी वो तो बनना ही बनना है, लेकिन जो साल्ट होता है वो बाज़ दफ़ा अपनी आयोनाइज्ड हालत में भी रह सकता है, जैसे कि ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन जो है वो अपनी आयोनाइज्ड हालत में ही हैं।
हालांकि असूली तौर पे तो इन्होंने भी मिलके NaCl ही बनाना है, और आप अपने समझने के लिए एक लम्हे के लिए तसव्वुर कर सकते हैं कि ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में मिले और समझ लें कि इन्होंने NaCl बना दिया। लेकिन ज़्यादातर बुक्स में यही होता है कि जो साल्ट है वो समझें कि आयोनाइज्ड हालत में ही रहता है, लेकिन वाटर जो है वो तो ज़रूर इस अमल में बनना ही बनना है। तो आपकी बुक में भी उसने एग्जाम्पल में ये चीज़ बयान की है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के जो सोल्यूशंस हैं जब वो आपस में मिलते हैं तो इक्वेशंस पे आप गौर करें तो इसी तरह ये इक्वेशंस भी दी गई हैं, और उसके बाद नीचे दिखाया गया है कि व्हेन दीज सॉल्यूशंस आर मिक्स टुगेदर, कि जब इन दोनों किस्म के सॉल्यूशंस को आप एक तीसरे बर्तन के अंदर मिक्स करते हैं तो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो न्यूट्रलाइजेशन के अमल के दौरान द ओनली चेंज दैट एक्चुअली अकर्स, तो जो वाहद तब्दीली जो लाजमी रूनमा होती है इस अमल में वो है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी वो पानी के बनने का अमल जो है वो जरूर होता है, लीविंग द सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस एज फ्री आयन, जबकि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन अपने उसी तरह फ्री आयंस की शक्ल में ही सोल्यूशन के अंदर मौजूद रहते हैं। लिहाजा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है इज मियरली द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर। लिहाजा वो कहता है कि जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो बेसिकली समझ लें कि पानी की हीट ऑफ फॉर्मेशन भी कहलाती है जब वो अपने आयनिक कंपोनेंट्स यानी H पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस के मिलने से पानी बनता है। तो समझ लें कि ये जिसको आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं ये असल में पानी की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कही जा सकती है, क्योंकि जो लाजमी तब्दीली सारे अमल के अंदर आनी है वो वाटर की फॉर्मेशन है। साल्ट जो है वो अपनी आयोनाइज्ड हालत में मौजूद हो सकता है। तो आपने पीछे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, कि जब एक मोल कंपाउंड बनता है अपने अज्जा के मिलने से, तो समझ लें कि ये H पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयंस हैं, ये अज्जा आपस में मिलके ये एक मोल कंपाउंड यानी वाटर आपको बना के दे रहे हैं। लिहाजा इस अमल में जिसको आप एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, जो कि उसने बताया हुआ है कि 57.4 किलो जॉल एनर्जी इस अमल में खारिज होती है जब एसिड और बेस को हमने मिक्स किया है, तो ये जो 57.4 किलो जॉल एनर्जी खारिज हो रही है ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो कहलाती ही है। लेकिन चूंकि एसिड बेस रिएक्शन में जो लाजमी शय जो बननी है वो वाटर है, लिहाजा इसे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के साथ साथ पानी की एंथैल्पी ऑफ वाटर भी कहा जा सकता है। तो ये एक किस्म का सवाल भी बन सकता है कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर क्यों कहा जाता है, तो उसके आंसर में यही चीज़ आप एग्जाम्पल वाली जो है वो साथ सारी यहाँ पे बयान कर सकते हैं। जो ब्लैक कलर में उसने सारी डिटेल एग्जाम्पल की दी हुई है वो इस क्वेश्चन के जवाब के तौर पे आप यहाँ एंड तक लिखेंगे। तो आखिर में फिर उसने लिखा कि एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फॉर एनी स्ट्रॉन्ग एसिड विद एनी स्ट्रॉन्ग बेस इज अप्रॉक्सीमेटली द सेम। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस ले लें, जैसे यहाँ HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड आपने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लिए हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि यानी वो एसिड और वो बेस जिनको पानी में डाला जाए तो वो फुली आयोनाइज हो जाते हैं, मुकम्मल तौर पे आयंस में तब्दील हो जाते हैं, 100% उनकी आयोनाइजेशन हो जाती, उनको हम कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हैं। तो लिहाजा ये आपस में जब मिक्स होंगे तो इन्होंने 57.4 किलो जॉल एनर्जी खारिज करनी है, और ये फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो, जब वो आपस में इस तरह घुले मिलेंगे और आपको वाटर और साल्ट बना के देंगे तो इतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो खारिज होनी है। लेकिन ये किलो जॉल पर मोल के यूनिट में है। आप अगर इसको किलो कैलोरीज में लिखना चाहें तो ये 13.7 किलो कैलोरीज पर मोल भी आप इसको कह सकते हैं, और माइनस का सिंबल जो है उसका मतलब ये है कि एनर्जी इतनी रिलीज होती है। तो ये एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी कहलाती है और ये पानी की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी कही जा सकती है। उसके बाद जो आखिरी हमारे पास चीज़ रह गई 6 नंबर पे एक एंथैल्पी जो हमने डिस्कस करनी है वो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है जी, कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या चीज़ है या हीट ऑफ सॉल्यूशन क्या चीज़ है। तो वो कहता है जी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन से मुराद ये है कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड या एब्जॉर्ब्ड, के हरारत की वो मिकदार जो खारिज या जज़ब होती है। कब जनाब खारिज या जज़ब होती है? जब 1 मोल कोई सब्सटेंस आप लेके
और आप उसको इतने सॉल्वेंट के अंदर हल करें, ठीक है जी, इतने सॉल्वेंट के अंदर आपने उसको डिसॉल्व करना है कि अगर आप उसको मज़ीद डाइल्यूट करें, ठीक है जी, यानी उसको और ज़्यादा पतला करें सोल्यूशन को, तो मज़ीद पतला करने पे कोई काबिल ज़िक्र हीट चेंज उसमें रूनमा होती आपको महसूस ना हो, कोई मज़ीद उसके अंदर हीट चेंज स्टडी करने में ना आए, तो फिर उस अमल में जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पहले खारिज हो चुकी होती है या जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उसमें जज़ब हो चुकी होती है, उसे हम साइंस की ज़ुबान में हीट ऑफ सोल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन कहते हैं। मैं इसकी मिसाल आमतौर पे एक रफ एग्जांपल दे के यूँ समझाता होता हूँ कि जैसे आपके पास एक सपोज़ यूँ कह लें कि आपके पास एक कोई सोल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है, और उसमें से 300 किलो जॉल एनर्जी जो है वो सपोज के इस वक्त खारिज हो रही है, ठीक है। आप उसके अंदर और सॉल्वेंट डालें, जब आप और सॉल्वेंट डालेंगे वो और पतला हो जाएगा और ये वैल्यू 300 से कम होकर फ़र्ज़ करें कि 250 रहेगी। फिर आपने और सॉल्वेंट डाल दिया, ये वैल्यू कम हो गई 150 रहेगी। फिर आपने और सॉल्वेंट डाल दिया, ये 75 रह गई। फिर जब आप और सॉल्वेंट डालते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जब आपको पता चलना बंद हो जाएगा कि आया कि इसमें से एनर्जी खारिज हो भी रही है या नहीं खारिज हो रही, यानी आप इतना सॉल्वेंट उसमें मिक्स कर चुके होंगे, सोल्यूशन इतना पतला हो चुका होगा कि आपको पता चलना बंद हो जाएगा कि अब इसमें से मज़ीद एनर्जी खारिज हो भी रही है या नहीं। तो वो शुरू से लेके उस स्टेज तक जितनी अमाउंट ऑफ हीट उसमें से खारिज हो रही हो, या अगर सपोज जज़ब हो रही है तो वो जज़ब में कैलकुलेट कर लेंगे आप, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट उस मरहले तक जब आपको डिटेक्ट होना बंद हो जाए, पता चलना बंद हो जाए, तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट उस स्टेज तक उसमें से निकल चुकी होगी या जज़ब हो चुकी होगी, वो साइंस की ज़ुबान में एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाती। अब इसके लिए दो मिसालें उसने दी हैं, क्योंकि उसने इवॉल्व और एब्जॉर्ब दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे। तो खारज के नुक्ता नज़र से उसने एक मिसाल दी है सोडियम कार्बोनेट की, कि उसको पानी में डाल के जब सॉल्यूशन बनाते हैं, और दूसरी उसने दी है अमोनियम क्लोराइड की, कि जब आपने अमोनियम क्लोराइड को पानी में डालना है और अमोनियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है, तो स्टार्ट से लेके और उस मरहले तक कि जब आपको पता चलना बंद हो जाए कि उसमें से कोई एनर्जी खारिज जज़ब हो भी रही है या नहीं, उस स्टेज तक अमोनियम क्लोराइड के केस में 16.2 किलो जॉल पर मोल के हिसाब से एनर्जी एब्जॉर्ब या जज़ब हो चुकी होती है, और वो तारीफ की रूह से उसकी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहलाती है। और सोडियम कार्बोनेट को जब आप पानी में डालेंगे और सोडियम कार्बोनेट का जब एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, आबी महलूल बनेगा, ये AQ का मतलब एक्वस सॉल्यूशन है, तो ये S का मतलब सॉलिड है, तो ये सॉलिड होता है, इसको पानी में डालना है। सोडियम कार्बोनेट भी सॉलिड होता है, इसको पानी में डालना है। तो जब आप उसको पानी में डालेंगे और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, तो शुरू से लेके और उस मरहले तक जबकि आपको डिटेक्ट होना बंद हो जाए कि कोई एनर्जी खारिज जज़ब हो भी रही है या नहीं, तो उस मरहले तक 25 किलो जॉल पर मोल के हिसाब से एनर्जी खारिज हो चुकी होगी। ये माइनस का मतलब खारिज होना है, तो ये 25 किलो जॉल एनर्जी की जो वैल्यू आपके पास आएगी, इसे हम तारीफ की रूह से एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं।